नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट, क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी जुड़ चुका हूं। दोस्तों डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी को प्रोवाइड होता है। दोस्तों जहां देश से जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी के साथ जुड़े होते हैं। 15,519 कोर्सेज अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप देख सकते हैं इन्हें। और आप सभी इससे जुड़ने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं दोस्तों, जहां आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मयंक1 मेरा प्रोमो कोड है, जहां आप देखेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 6 महीने में 36,450 रुपये जमा करना पड़ता है, जहां 12 महीने के लिए आपकी फीस हो जाती है 44,550 रुपये। वहीं आप देखेंगे दोस्तों 24 महीने के लिए मिनिमम फीस है आपकी 64,800 रुपये। तो आप सभी जुड़ सकते हैं दोस्तों। वहीं 36 महीने की फीस मात्र 81,000 रुपये, आप जुड़ सकते हैं यहाँ बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। वहीं अगर आप देखेंगे तो सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है आइकॉनिक, जहां आपको मिलते हैं पर्सनल टीचर, पर्सनल गाइडेंस और सब कुछ शानदार। तो ऐसी स्थिति में 12 महीने की जो फीस हो जाती है दोस्तों वो 74,500 है, लेकिन 10% डिस्काउंट आपको मिलता है मेरे प्रोमो कोड के साथ में। तो ये फीस हो जाती है 67,050 रुपीज़। जहाँ पे आप देखेंगे 24 महीने की फीस 1,15,750 है, वो घट करके हो जाती है 1,04,175। वहीं 1,53,750 रुपये है 36 महीने की फीस, जो घट करके हो जाती है 1,38,375 रुपये। दोस्तों तो आप सभी जुड़ना ना भूलें। जहां आप देखें लगातार नए बैचेज स्टार्ट कर दिए गए हैं 18 तारीख से आप सभी के लिए। 6 मंथ बैचेज हैं, 1 ईयर बैचेज हैं, 2 ईयर्स बैचेज हैं और एनसीईआरटी बैचेज हैं। कंप्लीट बैचेज आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ स्टार्ट है। आप सभी यहाँ जुड़ करके बेहतरीन क्लास फैसिलिटी ले सकते हैं, बेहतरीन क्लास कोर्स कर सकते हैं। जहां आप देखेंगे कॉम्बो प्लान के तहत आप सभी 12 महीने की फीस जो है वो 88,705 रुपये है, जो आपको फीस हो जाती है 70,103 रुपये। दोस्तों तो आपको ये पता है कि आप सभी ले रहे हैं ऑप्शनल और जीएस कोर्स एक साथ में। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों प्रीलिम्स बूस्टर एमसीक्यू प्लान। किस तरीके से आप सभी को प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है अपनी, कैसे तैयारी करनी है 2021 को, कैसे आप निकालेंगे 100%। पहले तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सिलेबस है। दोस्तों मैं आप सभी को सिलेबस से परिचित कराऊंगा कि प्रीलिम्स बूस्टर एमसीक्यू का जो सीरीज लेकर के मैं आ रहा हूं आप सभी के लिए, वो 2021 में प्रीलिम्स में आपकी सहायता करेगा। वहीं आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण इशू ये है कि आप कहाँ से पढ़ाई शुरुआत करें। दोस्तों अगर मैंने पहले खंड को चुना है प्रीलिम्स बूस्टर के अंतर्गत, तो वो है हिस्ट्री का खंड। ठीक है, हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। दोस्तों देखिए प्रीलिम्स में इससे तकरीबन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 20 से अधिक प्रश्न ही आते हैं। ठीक है, तो आपको इतिहास सेक्शन की तैयारी करना बहुत सावधानी से। जहां आप देखेंगे इतिहास सेक्शन में आप सभी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो हिस्ट्री के 3 भाग होते हैं दोस्तों। जैसे मैं बात करता हूँ एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे फिर कल्चर में इन तीनों का पार्ट आ जाता है, राइट है ना। 1+2+3 इन तीनों का पार्ट होता है स्पेशली। तो हम कैसे तैयार करें इसे, किस 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 पुस्तक से तैयार करें जहां से हमारा ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम इंडियन हिस्ट्री में अच्छा नंबर ला सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जहां से इस समय लगातार 2000 अगर 19 को देखा जाए दोस्तों, 2020 को देखा जाए तो यहाँ पे 5 से 6 प्रश्न लगातार अब ट्रेडिशनल हिस्ट्री से भी पूछा जाने लगा है। तो अगर आप इतिहास का खंड पूरा करना है तो आप सभी को जुड़ना होगा इस प्लेटफॉर्म पे और आप सभी को करना होगा ये। अब मैं आपको सेक्शन वाइज सीरीज कराऊंगा, सेक्शन सीरीज कराऊंगा, जहां पे आप सभी को इतिहास से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपको मिल जाएंगे। आर एस शर्मा से बनने वाले सारे प्रश्न आपके दिमाग में होंगे और मैं आपको यहाँ पेपर सॉल्व कराऊंगा। और ये आपका इस तरीके से सीरीज शुरू होगी, प्रीलिम्स बूस्टर एमसीक्यू फर्स्ट एंड सेकंड। दोस्तों देखिए मेडाइवल हिस्ट्री में अगर हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो एक सबसे बड़ी बात, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कुछ किताबें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आप राजीव अहिर जी की स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार पुस्तक है, एक तरीके से कहा जाए तो बिना भटकाव के सारी क्वेश्चंस आपके अगर एग्जाम में टच कर सकता है, तो ये पुस्तक बहुत अच्छी मानी जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लोब्स के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री आपका मेंस का सेक्शन है, लेकिन आपसे मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो मेंस की तैयारी भी साथ साथ लेके चलते हैं जी। और कंसाइंस हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया अगर आप देखना चाहते हैं तो सुजाता मेनन की देख सकते हैं। ये भी बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। अगर अब हम लोग देखें मेडाइवल हिस्ट्री तो दोस्तों एक पुस्तक मैंने बताया आप सभी से
सिंगल बुक आप सभी को पढ़ना है, सतीश चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है। सतीश चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी के तहत इस तरीके से अगर देखें 2019 और 20 के पेपर को, तो जितने प्रश्न अभी तक आ रहे हैं वो इस पुस्तक में कहीं न कहीं पूरी तरीके से लिखे गए हैं। दोस्तों इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आप सभी को 100 डेज़ में कैसे अपनी स्टडी प्लान करें, उन सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इंडियन कल्चर में हम क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों, अगर देखना है फेस ऑफ द इंडियन कल्चर, तो स्पेक्ट्रम की पुस्तक आती है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। अन्यथा नितिन सिंघानिया जी की पुस्तक आती है, उसका ले सकते हैं, सीसीईआरटी से ले सकते हैं। दोस्तों आप ऐसा नहीं कि तीनों पुस्तक पढ़ना शुरू कर दें, किसी एक पुस्तक को आप अपना बेसिक है ना बना सकते हैं, बेस बना सकते हैं। अब इस आधार पे आप अपने क्वेश्चन सीरीज को देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि करंट में कौन सी चीजें बहुत हाईलाइटेड हुई हैं जो कल्चरल व्यू से है, तो आप उन्हें जोड़ सकते सॉरी आप उन्हें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से आप सभी की ये सीरीज जो है बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और बहुत शानदार तरीके से आपके पास नोट्स भी बन जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग सेकंड फेज में देखते हैं। सेकंड में आपका जो सब्जेक्ट आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज को लेकर के, वो है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से दोस्तों अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 22 प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी जुड़ा होता है। तो आप सभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसमें सीधे सीधे ज्योग्राफी का ही हिस्सा जुड़ा होता है। तो देखिए ज्योग्राफी के लिए हम अगर कुछ पुस्तकों को देखें तो क्या है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अगर देखें हम लोग, और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। मैप ऑक्सफोर्ड एटलस का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप देखिए जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप सभी एनसीईआरटी का प्रयोग कर सकते हैं। एनसीईआरटी 11th को पढ़ सकते हैं दोस्तों, 11th एंड 12th को पढ़ सकते हैं। आप विश्वास करें कि अगर आपने 11th 12th अगर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ ली है, ठीक है, साथ साथ आपने न्यू भी देख ली है, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे, आप 100% कर सकते हैं दोस्तों। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी मैंने आपसे कहा, इंडियन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए आप एनसीईआरटी ही फॉलो करें, 11th क्लास की एनसीईआरटी ही फॉलो करें दोस्तों। ज़्यादा भटकाव नहीं लाना है आप सभी को। आप अगर इतना करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। देखिए मैंने कहीं नहीं उलझाया है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी, कि अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी समझना है, इंडियन ज्योग्राफी समझना है, तो उससे एनसीईआरटी से ज़्यादा बेटर कोई भी पुस्तक नहीं आती। जीसी लियोंग आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग कुछ गाइड जैसी चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाती है आपके लिए याद करना, है ना। तो अभी भी पूरा समय है, आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। आप देखें सर्टिफिकेट फिजिकल्स एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही नॉलेज लेना चाहिए दोस्तों, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने ज्योग्राफी में आपको सिर्फ एनसीईआरटी बताया दोस्तों, एक बार आप पढ़ के देखिए, अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को कवर करके देखिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस बेहतर ना हो जाए तो आप बताएं दोस्तों, किसी भी किताब की पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने मैपिंग बराबर कर लिया है ज्योग्राफी में और एनसीईआरटी आपने बेसिक अच्छा बना लिया है, तो मान के चलता हूँ कि एक दो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के जो होते हैं, अगर आपसे गलत भी हो जाते हैं तो उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ता है, क्योंकि लगभग जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, जो शानदार क्वेश्चन होते हैं, वो आप कर चुके होते हैं। और वही सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप उन क्वेश्चन की सीरीज को करते हैं दोस्तों, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे नंबर आप क्वेश्चन सीरीज में आप कर लेते हैं। इस आधार पे आप सभी को मैपिंग पे फोकस करना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, अपनी एनसीईआरटी को 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी अधिक से अधिक बार आप रिवीजन कर सके दोस्तों, उसको अधिक से अधिक बार रिवीजन आप कर सकते हैं। इकोनॉमी के सेक्शन में अगर बात करें तो दोस्तों देखिए इसके कई सेक्शन हो जाते हैं। एक तो इकोनॉमी अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमी बेसिक हो जाती है, ठीक है ना, बेसिक इकोनॉमी हो जाती है। फिर बजट का सेक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो सर्वे का सेक्शन हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो करंट रिलेटेड आपसे हो जाती हैं। तो अगर कहा जाए तो हमने बेसिक को एक जगह लिख दिया और इनको हमने 3 बार में लिखा है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि मान के चलिए कम से कम 12 से 15 प्रश्न की संभावनाएं होती हैं हमेशा। तो कम से कम 6 से 7 प्रश्न की संभावनाएं हमेशा बेसिक से आती हैं। और मोर देन 8 प्रश्न के आधार पे देखा जाए, 8 से 9 प्रश्न जो यहाँ बनते हैं, वो करंट, बजट और सर्वे से बनते हैं दोस्तों। बजट भी आ चुका है, सर्वे भी आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम के टाइम में, एग्जाम मंथ में आप इसे रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में आपके लिए आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अभी से ही बजट और सर्वे की जो क्रक्स हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं,
अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप शानदार उपलब्धि ले सकते हैं। प्रीलिम्स में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा होगा दोस्तों। प्रीलिम्स अगर आपने संभाल लिया तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप बेहतर कर गए, क्योंकि अब मेंस में आपके जज्बे और आपके जुनून से आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। दोस्तों, इंडियन पीपल्स एंड इकोनॉमी, ये इसका बेस है। आप पढ़ सकते हैं इसको 12वीं की इकोनॉमी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए 12th एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के बीच में किस तरीके से जो संबंध है, वो पॉजिटिव नेगेटिव जो उसके एस्पेक्ट हैं, जितने संबंध हैं, वो सभी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। अब बेसिक इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? बेसिक इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपको रमेश सिंह की पुस्तक पढ़नी चाहिए। रमेश सिंह जी की पुस्तक है, मैकग्रा हिल से आती है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे बहुत ही शानदार पुस्तक है ये, और बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक पुस्तक का सलाह आपको और दूंगा। एस.एन. लाल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत फेमस प्रोफेसर रहे हैं एस.एन. लाल महोदय जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी किताबें लिखा है इन्होंने, कम शब्दों में बड़ी बातें की हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रतियोगिता दर्पण की बात कर देते हैं, पीडी की बात करने लगते हैं। तो देखिए, जब आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सही होता है, तब जाकर के आपकी ये जो पुस्तकें होती हैं जो आपको संकेत मात्र के देती हैं, उन पुस्तकों का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब बेसिक सही नहीं होता है तो फिर कहीं न कहीं आपके लिए समस्या होती है, और ये समस्या आपको फिर आपके प्रश्न को गलत करने की दिशा में आगे बढ़ा देती है। तो कोशिश करें आप कम से कम बेसिक अपने स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। अर्थव्यवस्था में बहुत उथल-पुथल हुआ है। आप देखेंगे अगर अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो आप शुरुआत से देख लीजिए। आज लगभग 1 साल होने को आ गया है। पूरी तरीके से फरवरी का यही महीना था जब धीरे-धीरे कोरोना का विस्तार बहुत तेज़ी से पूरे दुनिया में फैल रहा था, और मार्च में भारत में भी बड़ी तेज़ी के साथ में लॉकडाउन लगाना शुरू हो गया। तो लगभग 1 साल की अर्थव्यवस्था में क्या घटा, क्या बढ़ा, कैसे नुकसान आया, कैसे अर्थव्यवस्था को मैनेज किया गया, कैसे भारत को फिर से एक ट्रैक पे ला दिया गया, इन सब सारी बातों को अगर थोड़ा-सा आप गहनता से सोचेंगे और बेसिक बनाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस बार इकोनॉमी के प्रश्न आप अच्छी तरीके से कर पाएँगे। इकोनॉमी, बजट और सर्वे पे थोड़ा-सा आपकी निगाह बहुत पक्की होनी चाहिए। आप उसके एक-एक चीज़ों को फैक्ट करके अभी भी नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आप देखिए, जो अगले सेक्शन में है, हमने देखा ये 4th जो प्रीलिम्स बूस्टर है, इसमें मैं आपको एक-एक जीएस का फुल पेपर लेकर के आप सभी के सामने आऊँगा दोस्तों। वो है पॉलिटी। पॉलिटी में देखिए, एक सबसे बड़ा फैक्ट वो है, आपको जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पूछा जाता है आपसे, न कि राज्य व्यवस्था पूछा जाता है। तो संविधान पढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छी पुस्तक, आप सभी जानते ही हैं, लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक है, आप बेयर एक्ट ले सकते हैं। तो उनका देखिए, जैसे मैंने लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक को सजेस्ट किया आप सभी को, आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे देख सकते हैं डीडी बसु का सहारा ले सकते हैं कुछ टॉपिक को पढ़ने के लिए। जैसे अगर आपको संघ पढ़ना है, संसद पढ़ना है, ठीक है, आपको स्पीकर की शक्तियाँ पढ़नी है, आपको इमरजेंसी पढ़नी है, तो मुझे लगता है डीडी बसु वगैरह की किताब में बहुत ही शानदार लिखा गया, बहुत ही बेहतरीन लिखा गया है दोस्तों। वहीं पे आप देखिए पीएम बख्शी जैसे की किताबों में आपका कॉन्सेप्ट इतना हाई हो जाता है, आप अच्छा डिबेट कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि क्वेश्चन चाहे जितना तोड़-मरोड़ के पूछा जाए, चाहे जितना आपको क्वेश्चन परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं जाता। तो प्रीलिम बूस्टर में अगर आप 4th नंबर में देखने जा रहे हैं पॉलिटी को, तो ध्यान रखिएगा इन 3 पुस्तकों को अपने साथ में रखिए। दोस्तों, मैं एक बोलता हूँ बेयर एक्ट भी आप लिख सकते हैं। बेयर एक्ट का मतलब ये होता है कि सारा आर्टिकल्स की का जो इम्पोर्टेंट थीम है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस-किस बेस पे क्या-क्या लिखा गया है, किन शब्दों का प्रयोग संविधान में किया गया है, ठीक है? उनकी बातों को हूबहू लिखा गया है। लेकिन अभी समय कम है, तो मैं आपसे कहूँगा कि कुछ-कुछ टॉपिक, जैसे आपको टॉपिक मैं मान के चलता हूँ कि 70% का टॉपिक ये कवर कर देता है लक्ष्मीकांत, जहाँ आप देखेंगे मैंने आपसे कुछ टॉपिक के बारे में बताया, वो डीटी बसु से कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे मान के चलिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं, संसद के विशेषाधिकार हैं, विधानमंडल के विशेषाधिकार हैं, राज्यपाल के विशेषाधिकार हैं, तो ये पीएम बख्शी जी की किताब में बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। कुछ पन्ने आप उनकी किताबों से भी पढ़ सकते हैं। तो आप समझिए, आप सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट, बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करिए, 2021 के लिए आप बेहतर कर ले जाएँगे। चलिए अगले दौर की ओर देखते हैं। अब मैंने आपसे भी कहा कि ओल्ड एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी के लिए, जैसे अगर आप मान लीजिए 10th की पुस्तक और 11th की पुस्तक, ठीक है, अगर ये दोनों एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि जो मैं अलग 2 किताबें आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो किताबें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से स्थिरता के साथ में आप बेहतर
तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत ही कंक्रीट चीज़ें पढ़नी है। जब मैं आपको पूरा बुक लिस्ट बता चुका हूँगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर कितने किताब पढ़ने हैं, और तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम 10 किताबें हमें पढ़नी होती हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। और आप खुद सोचिए कि इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या 10 किताबें आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं? और सारे प्रश्न वहीं से आते हैं। हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि हमारे लिए हम करंट कहाँ से पढ़ें, हम इसे कहाँ से पढ़ें, वहाँ कहाँ नहीं, कुछ नहीं परेशान होना है। सारी किताबों का, सारी सब्जेक्ट का एक-एक पुस्तक स्टैंडर्ड रखना है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स रखेंगे तो आप बहुत ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को दोस्तों। अब सबसे बड़ा जो इशू है वो है करंट अफेयर्स का। दोस्तों करंट अफेयर्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका सेक्टर बहुत ही बड़ा है। एक तो अगर आप देखिए इंटरनेशनल है, और दूसरा है इंडियन करंट के बारे में अगर हम लोग देखें। दोस्तों एक इंटरनेशनल करंट के बारे में जब भी हमें देखना होता है तो हमें बहुत अच्छी तरीके से इसको डिवाइड कर लेना होता है। जैसे हम मान लीजिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी कंट्री हैं, ठीक है। तो अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री रिलेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अदर सेक्टर में काम करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सेक्टर्स के बारे में आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ साथ नई पहल, इनोवेशंस भी आपको देखना होता है। जबकि कंट्री के साथ आपको क्या देखना होता है, दो राज्यों के बीच में उनके संबंध किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, समझौते कौन से हुए, और किस राष्ट्राध्यक्ष ने कौन सी घोषणाएं किस राष्ट्र के लिए पर्टिकुलर की हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो बहुत कठिन नहीं है। अगर आप अवेयर्ड हैं, आप पूरी तरीके से जागरूक हैं, अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये बहुत कठिन चीज नहीं हो जाएगी आप सभी के लिए। बहुत ही सरलतम तरीके से आप इसे पूरी तरीके से देख सकते हैं अगर आपकी निगाहें सही चीजों को पहचानना जानती हैं। तो जहां आप देखें इंडियन करंट के लिए दोस्तों भारत सरकार की योजनाएं देखिए, कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप देखें, और इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए आप सभी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं दोस्तों, उस किताबों से बेहतर हो जाता है इंडिया ईयर बुक। आप इंडिया ईयर बुक लीजिए दोस्तों, काफी हेल्प हो जाती है आपको, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। जैसे डेली, मंथली, वीकली करंट अफेयर्स में दोस्तों मैं आपसे भी बोलता हूं कि द हिंदू आपको पढ़ना है, पीआईबी आपको पढ़ना है, मनोरमा की ईयर बुक बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आप सभी के सामने रखी जाती है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा कि भारत सरकार की जो इंडियन जो ईयर बुक आती है, आप उसे फॉलो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक महत्वपूर्ण सिलेबस है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, और वो है साइंस टेक। दोस्तों प्रीलिम बूस्टर नंबर 6 के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना पड़ता है दोस्तों। सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें तो मैं आपसे कहूंगा कि शंकर आईएएस के नोट्स आप पढ़ लीजिए, डेली न्यूज़पेपर फोकस कीजिए, और इसरो की वेबसाइट को आप देख लीजिए। अगर बेसिक आपका नहीं सही है तो बेसिक के लिए दोस्तों आप सिर्फ 2 किताबें 9th और 10th की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए दोस्तों, 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बेसिक साइंस आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वहीं आप सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है शंकर आईएएस के नोट्स हैं, और डेली न्यूज़पेपर्स पे अगर आपका फोकस है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो साइंस के लिए इन 3 चीज़ों से ज़्यादा और कुछ आपको नहीं करना है। प्रीलिम्स के लिए अगर आप देखें तो करंट आप पढ़ते ही हैं, एक बड़ा सेगमेंट करंट का आप उसमें तैयार कर सकते हैं। फिर दूसरा आप देख रहे हैं कि शंकर आईएएस के नोट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, एक एक शब्द विज्ञान के बारे में, विज्ञान की प्रगति के बारे में, और वहीं है इसरो वेबसाइट। वहीं दोस्तों एक और पुस्तक है साइंस रिपोर्ट, विज्ञान प्रगति, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। उसमें नए इनोवेशन जितने भी हुए हैं, जितने महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं, उनके बारे में पूरी विस्तारवाद से लिखा गया है, आप उसे आराम से वहां से कवर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार आप सभी के लिए होगा दोस्तों। अगले जो टॉपिक है वो है हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी। अगर देखें दोस्तों इन्वायरमेंट इकोलॉजी को हम लोग देखें प्रीलिम बूस्टर में तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ना, रिसेंट इवेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड थ्रॉट न्यूज़पेपर।
आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में जो करंट हाल ही में अभी जो भी चर्चा इन्वायरमेंट को लेकर के हुई, जैसे मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा, इकोनॉमी वाले पार्ट में, तो यहाँ जो भी जितने भी कहा जाए कि इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बारे में आप सभी को जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और सामान्य से चीजें हैं, आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। NIOS स्टडी मटेरियल आप देखेंगे ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसके लिए एक किताब फॉलो कर सकते हैं। NIOS की स्टडी मटेरियल्स आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, तो आप इसे कम से कम समय में बेहतर परफॉर्मेंस अपना बना सकते हैं दोस्तों। अब आप ध्यान दीजिए, जब इतना आप तैयारी कर लेते हैं, तब आप देखिए 100 क्वेश्चन आपको आता है जो 200 मार्क का होता है और 2 घंटे में होता है दोस्तों। 1/3 माइनस मार्किंग होती है, और ऐसे में आपको उस 2 घंटे में अपनी किस्मत का पिटारा खोलना होता है दोस्तों। अब दूसरा जो पेपर है वो है 80 क्वेश्चन का आता है, 200 नंबर का होता है, और 2 घंटे का होता है। तो ऐसी स्थिति में सीसैट के पेपर को भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से पोर्शन को हम लोग कैसे डिस्कस करें। ठीक है, तो आप सभी इन किताबों को जो मैंने आप सभी से बताया, आप उस पर फोकस करिए और जरूर उन्हें देखिए, जरूर उन्हें देखिए। ठीक है, कि किस तरीके से अपने आप प्लान को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लगभग मैं कहूंगा कि 30 डेज भी अगर आपके पास बचते हैं तो आप सभी से प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास हम बोलेंगे कि 90 डेज हैं, तो 90 डेज को आप कैसे प्लान करोगे, ये चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 90 डेज को आप कैसे प्लान करोगे दोस्तों, तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 90 दिनों की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, लगभग 90 दिन जब हमारे सिलेबस के बच जाए तो हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स बूस्टर MCQ के थ्रू, जहाँ पे आप सभी को तैयारी करना है मेरे साथ में। ये हमारा टारगेट होगा, प्रीलिम्स बूस्टर MCQ। तो आप सभी यहाँ पे आप सभी जुड़े रहेंगे। देखिए, फर्स्ट डे आप सभी क्या तैयार कर सकते हैं, अपना जैसे सिलेबस बनाते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फिजिकल ज्योग्राफी, आप देखिए 2 चीज़ों को आप पढ़िए, जब भी पढ़िए तो कहीं मान लीजिए आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं, तो मॉर्निंग में आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा। आप टारगेट कर लेते हैं कि मुझे 3 चैप्टर पढ़ने हैं, तो 3 चैप्टर आपने जैसे टॉपिक कर लिया कि भाई मुझे स्टोन एज पढ़ना है, फिर मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, फिर मुझे वैदिक एज पढ़ना है। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपने पढ़ लिया, कुल मिला के 15 चैप्टर है दोस्तों। तो आप 15 चैप्टर को आप समझ रहे हैं 5 दिन के अंदर आप कवर कर देंगे। तो उसके बाद फिर आपने फिजिकल ज्योग्राफी में आपने देख लिया कि आज हम मानसून पढ़ लेंगे, आज हम भू आकृति पढ़ लेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ करके आपने 2-2, 3-3 सेगमेंट आपने डेली डिसाइड कर लिया। ये मॉर्निंग में कर लिया दोस्तों, और ये इवनिंग में कर लिया। देखिए, फिर भी एक टाइम बच रहा है, दोपहर का टाइम बच रहा है, आपने वहां पे क्या कर लिया, प्रीलिम्स बूस्टर MCQ कर लिया, कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन की सीरीज कर ली और अपने आप को रेडी कर लिया। दूसरे दिन देखिए क्या करेंगे दोस्तों, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, कंप्लीट दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर देना है। जैसे आपको दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ना है, गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर आपका सैयद और लोधी। ये 5 वंश के बारे में आपको एक दिन जिस्ट, एक दिन में जिस्ट तैयार करना है पूरा। मॉर्निंग से, मान लीजिए आपकी मॉर्निंग होती है 7 बजे, आप 7 बजे से पढ़ने बैठ जाते हैं, तो 7 से लेकर के 12 से 1 बजे के बीच तक, मतलब 4 से 5 घंटे के बीच में आप सभी को यहाँ तक का क्रक्स रेडी कर लेना है कि मैंने मेडाइवल का ये सेक्शन कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी को मैं मल्टी 2 कर दूंगा, इंटू है ना 3 कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कुल मिलाकर के आपको 60 दिन का प्रोग्राम हो जाएगा। किस तरीके से आपको एक दिन में डबल डबल पोर्शन करने हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका तरीका बेहतर हो जाएगा कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे दिल्ली सल्तनत कंप्लीट इस दिन पढ़ना है, और आपने लिख लिया कि भैया इसमें से गुलाम वंश तैयार हो गया, खिलजी वंश तैयार हो गया, तुगलक तैयार हो गया, सैयद लोधी आप जानते हैं कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर आप पढ़ेंगे तो भी फिनिश हो जाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अगला आपने ह्यूमन ज्योग्राफी को टारगेट कर लिया कि आज किसी भी कीमत पे हम लोग शाम रात में, मतलब हम 3 बजे से 4 बजे से हम पढ़ने बैठेंगे अगर, तो हम रात के 12:30 बजे तक मैक्सिमम, अगर मान लीजिए आप पढ़ते हैं एग्जाम टाइम में, तो 12:30 बजे तक किसी भी कीमत पे हम ह्यूमन ज्योग्राफी को रिवाइज कर लेंगे, हम ह्यूमन ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो अब इस तरीके से जब आप टारगेट करके चलते हैं तो कोर्स आपका बहुत तेजी से खिंच जाता है।
थर्ड है आपने कर लिया दोस्तों कि मॉडर्न इंडिया पढ़ना है आपको। मॉडर्न इंडिया आप देखिए 1857 से लेकर के 1947 तक पढ़ना। ध्यान लीजिए यहाँ पे आप रीडिंग कर सकते हैं बड़ी तेजी के साथ में। अगर मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि आप पुस्तक पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, तो आप मॉर्निंग से बैठ जाइए, थोड़ा सा मॉर्निंग ले लीजिए और यहाँ पे मॉर्निंग के 7 बजे से बैठ जाइए, लगभग बीच में नाश्ता पानी करते हुए आप 12 बजे तक लगभग 5 घंटे का शेड्यूल बनाइए, जहाँ बड़ी तेजी के साथ क्रमिक रूप से आप रिकॉर्ड बनाते चले गए, क्रमिक रूप से आप पढ़ते चले गए। फिर जैसे मॉडर्न इंडिया आपका चलने लगे उसी दोस्तों आप इंडियन इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिकल ज्योग्राफी रख सकते हैं, आर्थिक भूगोल रख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है, कहाँ क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, कौन सी नदियाँ कहाँ बहती हैं, कौन सी नहीं बहती हैं, बहने का क्या लाभ होता है। तो उससे रिलेटेड आप उसका लोकेशन देख सकते हैं, आप उसका इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से आप तीसरे दिन भी इसे अच्छी तरीके से अपना कवर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्या हो गया, जैसे मान के चलिए दोस्तों अभी आज भी एक समिट है, आप सभी एक हिस्सा ले सकते हैं। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट अनअकैडमी समिट 2.0 द हिंदू ग्रुप के साथ में हम एसोसिएट हो चुके हैं और एक समिट है 20 से 21 फरवरी के बीच में। तो आप सभी दोस्तों यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। अभी समिट स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप सभी वहाँ पे अभी भी आज भी अपने आप में वहाँ इनरोलमेंट करा सकते हैं दोस्तों। और अनअकैडमी कॉम्बैट है 28 तारीख को, जहाँ आप सभी अगर यहाँ पे आप आते हैं तो आप कॉम्बैट पे अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप पाते हैं, जहाँ पे शानदार तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, मयंक 1 MAYANK मयंक 1 प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप दोस्तों, और बड़ी तेजी के साथ आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत शानदार पुरस्कार। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच आप सभी यहाँ पे मुझसे जुड़ने के लिए। लेकिन अभी हम सीरीज में लेके चल रहे हैं आपको आगे। लेकिन देखिए अब आपको चौथे दिन क्या करना होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपने डिसाइड कर लिया यार कि मुझे चौथे दिन क्या पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपने मॉर्निंग से टाइम रखा कि चलो आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट खत्म कर देंगे। लगभग इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आप गांधी एरा को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अब, क्योंकि मैं एक दिन में अगर मॉडर्न इंडिया खत्म करने की बात कहूँ तो टफ हो जाएगा आप सभी के लिए। इसलिए आप उसे बहुत ही स्थिरता के साथ पढ़ सकते हैं। जहाँ आप देखें वर्ड ज्योग्राफी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ आपके लिए मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो आप डिसाइड करेंगे कि मुझे चौथे दिन क्या पढ़ना है, मैपिंग लेके आना है। फिर आप देखिए दोस्तों 5वें डे क्या करेंगे, रिवाइज ऑल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टॉपिक प्रिपेयर्ड इन फर्स्ट एंड 4th डे। अगर आप 5वें दिन अपने आप को इतना बैलेंस करते हैं कि यार जो मैंने पढ़ा है क्या मुझे तैयार है, क्या मैंने प्रिपेयर किया उसकी स्टडी सही है, क्या मुझे जो चीज़ें तैयार किया है उनमें से किन चीज़ों पे कन्फ्यूजन है, क्या मैं उन्हें दोबारा मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हाँ, अगर आपको महसूस होता है तो आप 5वें दिन अपनी रिपोर्ट के अनुसार आप स्वयं फिर से आप 6वें या 7वें दिन अपने रिवीजन को आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हर 5वें दिन आपको रिवीजन करना है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब 6वें दिन अगर हम लोग आते हैं तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, संघ कार्यपालिका पढ़ना है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, अर्थात बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है दोस्तों। 4 घंटा आपने ये पढ़ा और 4 घंटा आपने ये पढ़ा। तो आप देखिए जब इतना 4-4 घंटा आप देंगे तब जाके कहीं कॉन्फिडेंस आ पाएगा। अगर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ते हैं तो दोस्तों बहुत मजा आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 7वें दिन स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, राज्यों की कार्यपालिकाएं पढ़नी है, दोनों के बीच में अंतर देख लेना है। मॉर्निंग का इशू है ये, मॉर्निंग में पढ़ लेना है। जहाँ इवनिंग में क्या पढ़ना है, सोशल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है। जो भारत सरकार के द्वारा अभी चलाई गई सामाजिक सुधार योजनाएं हैं, उन्हें आप नियमित होकर के पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से तैयार कर सकते हैं। और आप देखिए हर दिन की आपका रिपोर्टिंग आपको मिलती जा रही है, कितनी बेहतरीन बात है। फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में संघवाद का स्वरूप क्या है, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के बारे में आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। जी भारत सरकार की जिन योजनाओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन आ रहा है, आप उन परिवर्तन को के साक्षी बन सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, इनके योजनाओं को निकाल सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। इस तरीके से अगर फॉर्मेट बना के पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। 9वें दिन आप दोस्तों
जुडिकल सिस्टम पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। जुडिकल सिस्टम अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका ये प्रिपेयर हो जाता है। आप बहुत अच्छी तरीके से आप समझिए जो भी न्यायपालिका की शक्तियां हैं उनके बारे में आप पढ़ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निम्न अदालतों के बारे में पढ़ लेते हैं, तो आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है एक टाइम में। जहाँ दूसरे टाइम जब आप रिलैक्स कर लें, बीच में आराम कर लें, आराम करने के बाद फिर आप शुरू करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गो थ्रू करेंट्स अफेयर, चेक यूपीएससी आईएएस करंट अफेयर्स टॉपिक, ठीक है, रिवाइज पॉलिटी इकोनॉमी टॉपिक प्रिपेयर्ड फॉर 6 to 9 days। छठवें दिन से लेकर के 9वें दिन तक जो आपने पढ़ा है उसे रुक जाइए और रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स पे अपनी मेथोडोलॉजी बनाइए कि करंट अफेयर्स में मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इस विचार के साथ आप 10वां दिन अपना फिनिश कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। और इसके बाद फिर से जब हम लोग शुरू होते हैं तो हमारा अगला दिन होता है और अगले दिन के रूप में हम लोग 11वें दिन को देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए 11वें दिन हम लोग क्या करते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पंचायती राज आप ध्यान रखते हैं आर्टिकल नंबर 40 है, ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। अभी देश के कई हिस्सों में पंचायती राज चुनाव होने शुरू हो गए हैं। मार्च अप्रैल में चुनाव शुरू हो जाएगा, तो ये एक सरगर्मी चुनाव की, चाहे वह एमपी और एमएलए की हो, या पंचायती राज की, इन सब का बहुत ही महत्व है। डेमोग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही शानदार है, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक वाइज डिवाइड करके मैंने आप सभी को बताया है कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जनरल प्रिंसिपल्स, आप पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिकी के लिए जनरल टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं आप इन्हें। 12वें दिन दोस्तों जनरल साइंस, जनरल प्रिंसिपल, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपने एक माइंड आइडिया क्लियर कर लिया यार कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, और फिर अपने आप को डिवाइड कर दिया कि 2 दिन में मैं ये पढ़ लूंगा, 2 दिन में मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा। तो पहले क्या करना है, जनरल प्रिंसिपल आप देख लेना है, एक बेसिक बुक से जो मैंने आपको बताया कि इसके लिए आप सभी को फॉलो करना पड़ता है 9वीं से 10वीं की एनसीईआरटी। इससे बेसिक प्रिंसिपल आपका तैयार हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा बेसिक प्रिंसिपल। तो इस मेथड पे दोस्तों जब आप तैयारी करेंगे, अपने सिलेबस को पूरी तरीके से डिवाइड करके तैयारी करेंगे, तो आपका स्कोर बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही बेहतर स्कोर हो जाएगा आपका। और आपको पता होगा कि आपसे गलतियां क्या हो रही हैं, हर दिन का हिसाब आपको कैसे निकालना है। अगले 13वें दिन दोस्तों हम लोग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट समिट एंड कॉन्फ्रेंस, बस इतना ही टॉपिक तैयार करना है, कहीं हमें भागना नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। तो आप किस तरीके से, आप देखिए सारा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा आज, बस इस तरीके से कि हमें अपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है। बस आप अपने टॉपिक पे लेकर सावधान रहिए कि आपको क्या क्या डेली मेरे साथ में तैयार करना है।
थैंक यू दोस्तों। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं 14वें दिन का प्रोग्राम देखें दोस्तों। देखिए लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम क्या देखेंगे, जितने भी अभी हाल फिलहाल में जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है उन्हें हम अपना टॉपिक बना के देख लेंगे। उन्हें जब हम देखेंगे तो हमारा ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स विथ ऑल डायमेंशंस। मतलब एक बार हम एनालिसिस करते हैं कि करंट अफेयर्स कितने डायमेंशन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। एक फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं, एक माइंड सेट तैयार कर लेते हैं, एक आइडिया हमारे पास आ जाता है। फिर उसके बाद हम इसी चीज को कंटिन्यू अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारे पास एक बेहतर थॉट्स आ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए 15 दिन हम लोग क्या करेंगे, चेक यूपीएससी आईएएस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। जैसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं, हम उन करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को एक बार एनालिसिस करेंगे, देखेंगे वहां पे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया गया है, किस तरीके से गलतियां हो जाती हैं, और वो क्वेश्चंस किस तरीके से नए क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं इस बार कैसी हैं। इन पे अगर आप फोकस करते हैं एक दिन, अगर दोस्तों आप इन्हें 4 घंटे से कम, अक्सर हम क्या करते हैं 40 मिनट हमने इसको देख लिया, लेकिन जब 4 घंटे आप जाते हैं तो आप मंथन में पहुंच जाते हैं, आपके पास एक निष्कर्ष निकल जाता है कि वाकई में हमें ऐसी तैयारी करना होता है। लेकिन आप जब फुटकर में छोटे छोटा समय आप देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसलिए आपको दोस्तों बता दिया जाए कि आप सभी को अगर अपनी उपलब्धि को हासिल करना है तो आप सभी एक चीज के लिए तैयार रहिए कि आपको किसी भी बेस पे अपने आप में किसी भी समय सब्जेक्ट को समय कम नहीं देना है। रिवाइज जर्नल साइंस एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी टॉपिक्स, फिर से आप रिवाइज करिए अपने एनवायरमेंट इकोलॉजी टॉपिक को। सिर्फ पढ़ना ही नहीं अच्छा होता, हम देखते हैं अक्सर हम पढ़ते जाते हैं लगातार हम पढ़ाई करते जाते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा घातक क्या हो जाता है, जब आप अपनी ही पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं तो हमारे पास तो नई संग्रह तो हो जाते हैं, लेकिन हम जो तैयारी कर चुके होते हैं, हम जो प्योर कॉन्फिडेंस हमारे पास आ चुका होता है वो हमारा बेहतर नहीं हो पाता है। तो आप जरूर ध्यान रखिए कि इस चीज को कि हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे पढ़ें भी और इसका रिवीजन भी लेते जाएं। चलिए अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखेंगे 2021 का बजट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है दोस्तों। अगर आपने किसी भी खंड को छोड़ा, ठीक है, किसी भी खंड को छोड़ा तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वो खंड अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, उसका एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो वो आपको बहुत ही ज्यादा पजल्ड कर देता है और आपको दिक्कत होने लगती है। ऐसी स्थिति में आप देखिए बजट को अपना एक दिन का फुल सेशन दें, 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आप इसे दें, तो 4 घंटे 5 घंटे में एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएगा, और दूसरे 2 एक बार और पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। तो रिवीजन के साथ साथ मेथड आपका बिल्कुल सही होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और किस दिशा में आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई करने जा रहे हैं आपसे। दोस्तों अब देखिए जो अगला पार्ट है वो है हमारा, अगर हम देखें तो डे नंबर 17 है वो इकोनॉमिक सर्वे। अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे कि हम लोगों को इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना होता है 2021 का। आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं, 2021 का आ चुका है अभी फिलहाल। ठीक है, 2021 का इकोनॉमिक सर्वे होता है तो आप उसे पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और फिर मैंने वही कहा कि एक दिन आपने बजट पढ़ लिया है और एक दिन आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा दोस्तों। आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। 2020 और 21 का इकोनॉमिक सर्वे आप सभी को पढ़ लेना होता है। आपके पास 5 घंटे अगर आप इसे देते हैं सुबह से लेकर के इकोनॉमिक सर्वे का, तो एक दिन आपके जहन में बैठने लगता है, वाह ये बातें थी, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये पूछा जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन आप अगर उसे 30 मिनट पढ़ने की कोशिश करते हैं या 60 मिनट पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप कितना पढ़ते हैं। हो सकता है कॉन्सेप्ट बनने वाला होता है तभी तक आपका पढ़ना
पढ़ने का आवर चेंज हो जाता है तो मज़ा नहीं आता। हाँ, मैं मानता हूँ कि हो सकता है आप एक बार में नहीं बैठ पाए, तो मिनिमम आप 90 मिनट का या 120 मिनट का एक स्लॉट बनाएं, जहाँ पे 90 मिनट और 120 मिनट बैठ करके आप आराम से किसी चीज़ पे पढ़िए, फिर थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए, फिर उसके बाद आइए तो फिर से वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत प्रिपेयर रहता है। लेकिन अगर आप सोचिए एक दिन आपने इकोनॉमी सर्वे पढ़ा, मान लीजिए आज के डेट पे आपने पढ़ा, 20 तारीख को आपने इकोनॉमी सर्वे पढ़ा, उसके बाद आप 26 तारीख को पढ़ते हैं, तो दोस्तों 20 तारीख वाला आपको कहीं से याद नहीं रहेगा, आपको फिर से वो नए डाटा हैं और उन डाटा को आपको फिर से प्रिपेयर करना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके का जो डायमेंशन है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, समझिए। अब देखिए अगला है ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों का विस्तार क्या हुआ। आप 17वें दिन अपना ये एक सिलेबस बना लीजिए कि भाई हम 17वें दिन ये टॉपिक पढ़ लेंगे। तो आप देखिए कभी किसी एक टॉपिक से आप बोर भी नहीं हो रहे हैं, कोई आप पे दबाव भी नहीं बन पा रहा, और सारे टॉपिक का स्पेशल पॉइंट प्रीलिम्स के बेस पे आपका तैयार भी होता जा रहा है। देखिए डे नंबर 18 पे मैंने लिखा है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटिन्यूंट असेंबली। आप देखिए संविधान सभा के बारे में पढ़ना है और संविधान के बारे में पढ़ना है, संविधान कैसे बना उसके बारे में पढ़ना है, हमने संविधान में कौन सी चीजें कहां से ग्रहण की उसके बारे में पढ़ना है, संविधान हमारा कितना डाइवर्सिटिक है उसके बारे में पढ़ना है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सोशलिज्म का मतलब क्या है, इनके अर्थ को समझना है। संविधान सभा के निर्माण की बात कब शुरू हुई और कब बनी, और संविधान कब बना, और संविधान का वास्तविक स्वरूप कब से प्रारंभ हो गया, इन सारी बातों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कीजिए दोस्तों। अगर आप इस पे 4 घंटे 5 घंटे दे देते हैं तो आप समझिए एक दिन में ही ये टॉपिक आपके पास स्ट्रेंथ बन के आ जाएगा। और जुडिकल अपॉइंटमेंट, अगला टॉपिक है जुडिकल अपॉइंटमेंट कि आप देखिए न्यायिक नियुक्तियां कैसे होती हैं, जैसे आप पढ़ते हैं ना कोलोजियम सिस्टम, ठीक है, या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों चीफ जस्टिस और अदर जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट में भी नियुक्ति करता है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आखिर कैसे नियुक्तियां, न्यायिक विधि आयोग की स्थापना हुई थी तो उसमें क्या खामियां रही या किस कारण से उसे ठुकरा दिया गया, क्या कोलिजियम सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्या न्यायिक शक्तियों में वंशवाद की परंपरा है, कैसे। तो इन सब सारी चीजों को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बनाना होगा। दोस्तों देखिए अगर दिन नंबर 19वें के बारे में देखें तो अर्थ एंड द यूनिवर्स, पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी ले लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपका हो जाएगा। और 19 नंबर डेट को मैंने पूरी तरीके से ज्योग्राफी को समर्पित किया है, अर्थक्वेक एंड वेल्केनो, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में भी आप अच्छी तरीके से उस दिन जानकारी ले लीजिए। तो दोस्तों कम से कम 7 से 8 घंटे आपने क्या पढ़ लिया उस दिन, ज्योग्राफी पढ़ लिया। अब देखिए जब 7 से 8 घंटे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उस दिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, ज्योग्राफी को लेकर के हमारा बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाता है। हम मानते हैं कि ज्योग्राफी हमारे पास एक लगभग एक अच्छे स्ट्रेंथ में आ जाती है। डी नंबर 20 देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस यूपीएससी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मैक्सिमम मैं कहूँगा 2015 से लेकर के 2020 तक के आप प्रश्न कर ही लीजिए, तो आपके पास 5 साल का एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्वेश्चन पैटर्न क्या रहा, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, एक आइडिया हो जाता है आपको। मैं नहीं कहता 20 साल का पढ़िए आप, लेकिन कम से कम 5 साल का तो आपके पास एक आइडिया होना ही चाहिए। रिवाइज्ड इंडियन पॉलिटी एंड साइंस सब्जेक्ट, दोस्तों अगर देखा जाए तो आप अपना जो पॉलिटी आपने पढ़ा है और जो साइंस पढ़ा है उसे आप रिवाइज कर लीजिए। आप इसे रिवाइज कर लीजिए, आपको देखिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने इस बीच क्या पढ़ा था और क्या हो गया। अब देखिए आप 21वें दिन एक छोटा टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जहां आप देखते हैं पुर्तगीज हैं, डच हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, फिर डेन है, फिर फ्रेंच है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच, ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसमें इसे बेहतर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 3 से 4 घंटा मतलब 4 आवर
अगर आपने दे दिया तो इससे बनने वाला कोई भी प्रश्न आपकी पकड़ से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों जो पिछला कई महीनों का आपने करंट प्रिपेयर किया है उसका रिवीजन आप यहाँ पे कर लीजिए, उसे रिवाइज कर लीजिए। अल्टरनेट तरीके से आप चीज़ों को खत्म करते हैं तो आपके पास बहुत ही मजबूत शक्ति आ जाती है। दोस्तों 22वें दिन देखें, स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे आप फोकस कर लीजिए। जैसे नासा ने कोई डेवलपमेंट किया, DRDO ने कोई डेवलपमेंट किया, साइंस की कोई नई रिपोर्ट आई है, कोई भी बीमारी हो सकती है आपके लिए, कोई उपलब्धि हो सकती है, खोज हो सकती है। इन सब सारी चीज़ों पे आपका दिमाग होना चाहिए और आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री टॉपिक वाइज एक बार फिर से आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, टॉपिक वाइज उसे देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपने जिन टॉपिक को पढ़ा है उनको एक बार फिर से रिवाइज करिए। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप थोड़ा सा सुबह शाम में रिवाइज कीजिए। एक तरफ आपने हिस्ट्री रिवाइज कर लिया, दूसरी तरफ पॉलिटी रिवाइज कर लिया। ये बेहतर विकल्प हो गया आप सभी के लिए एक दिन में अपने सिलेबस को पूरी तरीके से रिवाइज करने का। दोस्तों एग्जाम अभी बाकी है। रिसेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय द PM मोदी एंड इंडियन गवर्नमेंट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं और अक्सर उस स्कीम से प्रश्न भी बन जाते हैं, तो आप उनके बोले द्वारा एक एक सेंटेंस पे मन की बात को फोकस कर सकते हैं। संसद की प्रक्रिया में भाग लेते समय जिन योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिन योजनाओं को भी इस साल सर्वाधिक लाभ हुआ है, जो विफल हुई हैं, दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे। एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड कल्चर। आपको देखिए एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है कि वर्तमान में लगभग किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति बहुत ही बेहतर रही है, तो आप इसे तैयार कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। 25वें दिन अगर कहा जाए तो प्रैक्टिस UPSC IAS CSAT प्रीवियस ईयर पेपर। आप 25वें दिन प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं इसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। वहीं 26वें दिन आप रिवाइज्ड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट, प्रैक्टिस जनरल साइंस एंड क्वेश्चंस फॉर IAS प्रीलिम्स। तो आप देखिए एक दिन आप पूरा अपना सुबह उठाया आपने रिवाइज, आपने क्या करना शुरू कर दिया, एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया और उससे रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करना शुरू कर दिया। आपके लिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट आप रेडी कर लेते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों 27वें दिन अगर देखा जाए तो हम रिवाइज इंडियन पॉलिटी टॉपिक वाइज हम कर सकते हैं, कंप्लीट पॉलिटी रिवाइज कर सकते हैं हम। फिर आप देखें 28वें दिन रिवाइज ज्योग्राफी सब्जेक्ट कर सकते हैं, रिवाइज हिस्ट्री कर सकते हैं हम, लगातार अपना इतिहास और भूगोल रिवाइज कर सकते हैं। 29वें दिन हम लोग दोस्तों करंट रिवाइज कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी रिवाइज कर सकते हैं, पूरा दिन भर सुबह से शाम तक हमने अपना रिवाइज कर लिया। 30वें दिन दोस्तों फिर से हम प्रैक्टिस ईयर्स और प्रीवियस ईयर के पेपर करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप करेंगे तो आप सभी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ करना है 30 × 2 आवर्स, मतलब ये 60 दिनों में एक एक चीज़ को जो मैंने बताया है वो अल्टरनेट करके हर दूसरे दिन फिर से वही नियम फॉलो करना है। जैसे मान के चलिए कि प्रैक्टिस UPSC IAS प्रीवियस ईयर पेपर, तो इन्हें एक दिन पढ़ने के बाद एक दिन गैप करके फिर से आपको करना है। जब आप इन्हें एक बार, दो बार, 3 बार आप कर लेते हैं, इसी को मैंने 90 घंटे का प्लान आपको दिया है, तो 30 × 90, अगर आप हर दिन को 3 बार जीना चाहते हैं तो अभी आपके पास अवसर है। अगर आप इसे 3 दिन लेके चलना चाहते हैं तो आपके पास अवसर है, ठीक है, अभी आप कर सकते हैं। अर्थात 3 दिन पूरे के पूरे आप देखेंगे कि जो आपका अभी एग्जाम की डेट है उसमें कम से कम 3 दिन 4 दिन लगातार आप फुल फेज में एक एक दिन को जो मैंने सिलेबस बनाया है उन्हें आप पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से अगर सिलेबस डिफाइन करके चलेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोस्तों अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट, आप समिट में हिस्सा लेने के लिए आज भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं दोस्तों, अभी भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट जो 28 तारीख को होना है उसका हिस्सा बनने के लिए 60 मिनट में 45 क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां जुड़ने के लिए आप सभी जुड़ सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, देखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के साथ मयंक द्विवेदी, मेरा प्रोमो कोड मयंक1, आप सभी 10% डिस्काउंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। और GS+ आइकॉनिक ऑप्शनल कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी जुड़िए यहाँ पे, आपका
स्वागत है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। हम सीसेट की तैयारी कैसे करें, सीसेट को हम टॉपिक वाइज तैयार कैसे करें, तो आप सभी यहाँ पे मेरे साथ जुड़िए। नेक्स्ट पार्ट में सीसेट की तैयारी कैसे करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।